बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, ये हमारा अनसीन सिनेरियो का क्वेश्चन है। ये फुल लेंथ क्वेश्चन तो नहीं है, इसके अंदर कुछ चीजें हमने इसमें रखी हैं। अच्छा, अनसीन सिनेरियो की जो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो उसमें हमें इन चीजों का केयर करना है। ये हमें देखना है कि हमें क्या, किस तरह हम मार्क्स हासिल करें। हमें ऐसा लगता है ना कि अनसीन सिनेरियो बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसमें हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा इसको सॉल्व करना। तो इसके लिए बेटर ये है कि आप जो है वो की पॉइंट्स बना लें, जिन की पॉइंट्स के थ्रू आपको मार्क्स मिलेंगे। अनसीन सिनेरियो को सॉल्व करने के लिए दो हमारे पास क्राइटेरियाज हैं। एक है असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2 और एक है असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 3। अगर हम बात करते हैं ना असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2 की, तो बेसिकली ये आपके अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस है। अब ये क्या-क्या चीजें हैं जिनकी आपको प्रेजेंटेशन करनी है। ये है कि आपको आता हो सिलेक्शन, यानी इफ का, आपको मालूम हो कि इफ को कब यूज करना है, केस को कब यूज करना है, आपको मालूम है कि लूप कब यूज करना है, किस सिचुएशन में, यानी जो हमें सिनेरियो गिवन है उस सिचुएशन के अंदर, उस सिनेरियो में प्री कंडीशन लूप ज्यादा बेटर रहेगा, पोस्ट कंडीशन लूप ज्यादा बेटर रहेगा, काउंट कंट्रोल लूप ज्यादा बेटर रहेगा। आप अप्रोप्रिएट लूप यूज कर लें, ठीक है ना। अगर आपको इस सिनेरियो में कहीं पर काउंटिंग करनी पड़े तो वो काउंटिंग करें, टोटलिंग कर लें, इनपुट लेना है तो इनपुट ले लें, आउटपुट देना है तो आउटपुट दे दें, ठीक है ना। ये काम सारे के सारे आप कर लें और फिर उसके बाद आप, डेटा स्ट्रक्चर की बात है कि आपने वेरिएबल को प्रॉपर्ली यूज किया है, एरेज को प्रॉपर्ली यूज किया है, तो ये आपके हो गए 9 मार्क्स। सही। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2 जो है ये 9 मार्क्स। अब ये 9 मार्क्स कैसे मिलेंगे कि आपने अपने सिनेरियो को पढ़ा, उसमें देखा कि इसके अंदर कोई सिलेक्शन स्टेटमेंट यूज हो रहा है नहीं हो रहा है, इटरेशन यूज हो रहा है नहीं हो रहा है, काउंटिंग टोटलिंग है, इनपुट आउटपुट है, ठीक है। तो अगर ये आपने कर लिया और आपने डेटा स्ट्रक्चर्स देख लिए कि वेरिएबल यूज करना है या एरे यूज करना है या कांस्टेंट यूज करना है, तो ये आपने अपने 9 मार्क्स सिक्योर कर लिए। फिर असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 3 है, ये है 6 मार्क्स के लिए। अच्छा, इस 6 मार्क्स के लिए क्या करना है, आपको एक तो कमेंट यूज करने हैं, ठीक है ना। एक काम आपको ये करना है कि जो भी आप कोड लिखें उसके कमेंट लिखते जाएं कि भाई इस पार्ट के अंदर हम डिक्लेरेशन कर रहे हैं, इस पार्ट में इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं, यहाँ पर हम इनपुट ले रहे हैं, ये आउटपुट हो रहा है, ये कैलकुलेशन हो रही है। ये चीजें अगर आपने कमेंट कर दिया, फुली कमेंट कर दिया, हर सेक्शन को आपने कमेंट कर दिया, फिर आपने जितने भी आइडेंटिफायर यूज किए हैं वो सारे के सारे मीनिंगफुल हैं, ठीक है ना। कि मीनिंगफुल आपने आइडेंटिफायर यूज किए, यानी आपने कोई सिंगल वेग करेक्टर एज अ आइडेंटिफायर यूज नहीं किया, और आपने सॉल्यूशन को लॉजिकल ऑर्डर में रखा है। लॉजिकल ऑर्डर में क्या है कि पहले आपने इनपुट लिया है, फिर प्रोसेस करके फिर आउटपुट दिया। ऐसा तो नहीं है कि आपने आउटपुट पहले दे दिया है, प्रोसेस बाद में किया है। आपको लॉजिकल ऑर्डर के अंदर रखना है, ठीक है। और आपका अगर वो है कि आपका जो सॉल्यूशन वो एक्यूरेट है, ठीक है, और सारी रिक्वायरमेंट्स को आपने अटेम्प्ट किया है, तो आपको ये 6 मार्क्स मिलेंगे। देखें, 9 मार्क्स के लिए आपको आइडेंटिफाई करना है कि काउंटिंग है नहीं है, टोटलिंग है नहीं है, इनपुट है नहीं है, आउटपुट है नहीं है, सिलेक्शन कौन सा है और इटरेशन कौन सी है, ठीक है। और आपने अप्रोप्रिएट डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज किया है।
और फिर 6 मार्क्स के लिए आप जितने भी आइडेंटिफायर यूज़ करें इनको मीनिंगफुल रखें। हर सेक्शन को कमेंट कर दें। आप देख लें कि पहले क्या काम होना चाहिए उसको पहले अटेम्प्ट करें, जिसको काम को बाद में होना चाहिए उसको बाद में अटेम्प्ट करें। और अपनी जो टास्क है ना, जो आपको सिनेरियो दिया हुआ है, उसके सारे के सारे रिक्वायरमेंट्स को देखें और रिक्वायरमेंट को आप पुट करें, तो आपको ये 6 मार्क्स भी मिल जाएँगे। तो 15 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर 15, 14, 13 मार्क्स गेन करना कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है। अच्छा, दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब आप अनसीन सिनेरियो का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? अनसीन सिनेरियो के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए आपको एग्ज़ामिनर के जो एडवाइस है, उसको अपने ज़हन में रखनी है। एग्ज़ामिनर की एडवाइस क्या है, ये मैं भी आपको दिखाता हूँ। हाँ, एग्ज़ामिनर ने एक एडवाइस लिखी हुई है पेपर 2 के रेफ़रेंस के अंदर कि पेपर 2 को किस तरह अटेम्प्ट किया जाए। आपको एग्ज़ामिनर की इन एडवाइस को भी अपने ज़हन में रखना है। मैं क्या कह रहा है अभी, स्प्लिट योर टाइम एप्रोप्रिएटली बिटवीन द सिनेरियो क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द पेपर एंड द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। You should spend approximately 30 minutes on scenario question। आपको सिनेरियो क्वेश्चन के ऊपर 30 मिनट्स लगाने हैं। मेरी एडवाइस ये है कि इससे ज़्यादा ना लगाएँ, ठीक है? आप 30 मिनट में जितना हो जाए उतना करें। दूसरी बात ये है कि आप सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन को बिल्कुल एंड में पढ़ें, लास्ट के 40 मिनट्स के अंदर 10 मिनट्स रिव्यू के लिए रखें। यानी 1 घंटे तक आप बाकी पेपर करें और फिर उसके बाद जो बाकी जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है उसकी रिव्यू के लिए 1 घंटे के बाद 1 आवर 45 मिनट्स का आपका पेपर है, ठीक है ना? 1 आवर 45 मिनट्स में से आप क्या करें, 1 आवर लगा दें अदर क्वेश्चंस पे और जो बचेंगे 45 मिनट्स इसके अंदर पेपर को रिव्यू भी करें और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी करें। अच्छा, अब इस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा-सा मुश्किल होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में समझ में भी नहीं आता है। तो आप जब पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आप सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन को पढ़ें भी नहीं, बिल्कुल आखिर में पढ़ें आप। क्योंकि हो सकता है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लग जाए और उस वो इतना मुश्किल लगे कि आप परेशान हो जाएँ और दूसरे क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट ना कर सकें, ठीक है? अच्छा भई, अब अगर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये कोई भी एल्गोरिथम सॉल्व कर रहे हैं, तो किसी पॉइंट पर अगर आप स्टक हो जाते हैं, आपसे आगे नहीं हो रहा है, तो उसको छोड़ दें, दूसरा पार्ट करें। हाँ, थोड़ी देर बाद जब वापस आप आएँगे तो हो सकता है आपको समझ में आ जाए। ठीक है? ये रूल है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन का। ठीक है बेटा? तो इन चीज़ों की आपको केयर करनी है। अच्छा, अब हम आते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखकर हमें चीज़ें आइडेंटिफ़ाई करनी है कि इसमें इनपुट है, नहीं है, आउटपुट की रिक्वायरमेंट है, नहीं है। हाँ, कोई सिलेक्शन या लूप या इटरेशन, हाँ, यहाँ पे यूज़ हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है ना? इन चीज़ों को अब हम आइडेंटिफ़ाई करते हैं। सही? अच्छा, अब देखें क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि द 1D array student name contains the name of 30 students in a class. The 1D array student marks contains the mark of for each student. The position of students data in the two arrays same. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, जैसा यहाँ पे एक दो array बने हुए हैं आपके पास, एक के अंदर आपने नेम लिखे हुए हैं, एक के अंदर आपने मार्क्स लिखे हैं। अब सपोज किया 10th स्टूडेंट है, इसका नाम है अब्दुल्ला और इसके तो आप मार्क्स वाले अरे में 10th लोकेशन के ऊपर जो मार्क्स होंगे वो इसके मार्क्स होंगे। सही है? तो दोनों का जो इंडेक्स है वो सेम होगा। ठीक है बेटा, ये बात इन्होंने की है। द अरेज एंड वेरिएबल हैव ऑलरेडी बीन सेटअप, यानी आपको अरे डिक्लेयर करने की नीड नहीं है। एंड द डेटा स्टोर्ड,
डेटा भी इन्होंने स्टोर कर दिया है, अरे और वेरिएबल डिक्लेयर भी कर दिए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ना तो आपको कोई इनपुट लेना है और ना ही जो आपको कोई डिक्लेरेशन करनी है। अच्छा, हमने देखा था कि हमें जो 9 मार्क के लिए जो काम करना है, वो काम क्या करना है कि हमें देखना है कि प्रोग्रामिंग टेक्निक कौन-कौन सी यूज़ हो रही है। वो कौन-कौन सी थी भई? इनपुट था, आउटपुट था, सिलेक्शन था, लूप था, है ना? और क्या-क्या चीज़ें थी? हाँ, इनपुट है, आउटपुट है, सिलेक्शन है, लूप है, काउंटिंग है, टोटलिंग है। सही? काउंटिंग, टोटलिंग, हाईएस्ट, लोएस्ट। सही? कहीं पर हो सकता है आपको सर्चिंग करने पड़े और कहीं पे आपको सॉर्टिंग करने पड़े। ये है प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। तो देखिए ये कह रहा है कि डेटा ऑलरेडी बीन सेटअप, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनपुट तो नहीं है, इनपुट तो नहीं है यहाँ पर। चलिए अच्छा, अब ये कह रहा है कि स्टूडेंट्स आर अवॉर्डेड अ ग्रेड बेस्ड ऑन देयर मार्क्स। और मार्क्स क्या है इन्होंने दिए हैं कि ग्रेड है डिस्टिंक्शन, मेरिट, पास और फेल, 4 ग्रेड हैं। तो इसका मतलब ये 4 में से कोई एक सेलेक्ट करना है। तो ये डिसाइड हो गया कि सिलेक्शन में आपको केस लगाना होगा। ठीक है? अच्छा भाई, राइट अ पोएम दैट मीट्स द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। अच्छा, जो रिक्वायरमेंट्स है ना, इनको हम कह देते हैं कि रिक्वायरमेंट नंबर 1, रिक्वायरमेंट नंबर 2, रिक्वायरमेंट नंबर 3। सही? रिक्वायरमेंट नंबर 1 क्या है कि आपको ग्रेड मालूम करना है हर स्टूडेंट का। आउटपुट स्टूडेंट, हाँ, आउटपुट आ गया भाई, आउटपुट आ गया आपका। क्या है भाई आपको कि हर स्टूडेंट का ग्रेड निकालना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको लूप चलाना पड़ेगा, आपको आउटपुट निकालना है और आपको सेलेक्ट भी करना है। यहाँ पे केस सिलेक्शन चलेगा, 30 स्टूडेंट्स है तो फॉर का लूप चलेगा। सही है? तो अब आपका लूप आ गया। कौन सा लूप चल रहा है भाई? फॉर का लूप चल रहा है। ठीक है? अच्छा भाई, कैलकुलेट एंड आउटपुट टोटल, ये टोटलिंग का कॉन्सेप्ट आ गया भाई। अच्छा भाई, कै अब रिक्वायरमेंट नंबर 2 क्या है? कैलकुलेट एंड आउटपुट टोटल एवरेज फॉर द क्लास। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है? कैलकुलेट एंड आउटपुट द नंबर ऑफ डिस्टिंक्शंस, मेरिट, पास और फेल। आपको काउंट करना है कि कितने डिस्टिंक्शन हैं, कितने मेरिट हैं, कितने पास हैं और कितने फेल हैं। ग्रेड के अंदर भी आपको मालूम करना है डिस्टिंक्शन कितने, डिस्टिंक्शन है या नहीं है, मेरिट है या नहीं है, पास है या नहीं है, फेल है या नहीं। सही है? अच्छा भाई, कैलकुलेट एंड आउटपुट द नंबर ऑफ डिस्टिंक्शन। हाँ भाई, अब देखें ये हमारे सामने आ गया। सबसे पहला काम तो ये है कि आपको ये रिक्वायरमेंट, अब रिक्वायरमेंट भी आपने आइडेंटिफाई कर ली है कि R1, R2, R3 क्या है, लूप आपने आइडेंटिफाई कर लिया है और सिलेक्शन आपने आइडेंटिफाई कर लिया है और टोटलिंग आपने आइडेंटिफाई कर लिया है। ठीक है? यही बात इन्होंने की थी असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2 में। ठीक है ना? असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2 के अंदर हम यही काम कर रहे थे। देखिए, क्या करना था आपको? सिलेक्शन, तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे आपका केस सिलेक्शन चल रहा है क्योंकि 4 ग्रेड हैं। इटरेशन आपको पता चल गया कि आपको फॉर का लूप यूज़ करना है। काउंटिंग आपको पता चल गया कि डिस्टिंक्शन, मेरिट, पास और फेल को काउंट करना है। टोटलिंग आपको पता लग गया कि एवरेज, टोटल मार्क्स निकालने हैं और एवरेज निकालना है। इनपुट आपका नहीं है, आउटपुट आपको पता लग गया। और वेरिएबल तो इन्होंने बता दिया है और अरेज तो इन्होंने बता दिए हैं। अरेज बता दिए हैं कि एक स्टूडेंट नेम का अरे है और एक स्टूडेंट मार्क का अरे है। और वेरिएबल क्या हो गए भाई आपके? आपके वेरिएबल हो गए ग्रेड, आपका वेरिएबल हो गया टोटल, आपका वेरिएबल हो गया एवरेज, आपका वेरिएबल हो गया काउंट डिस्टिंक्शन, काउंट मेरिट,
काउंट पास, काउंट फेल। अब अगर ये चीज़ें आपने सही से डिटरमिन कर ली, यानी असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2 के अंदर जो जो चीज़ें थी आपकी, उनमें एक तो ये था और दूसरा आपके पास डेटा स्ट्रक्चर थे। तो डेटा स्ट्रक्चर भी आपने आइडेंटिफ़ाई करनी है, नहीं? अब डेटा स्ट्रक्चर क्या आइडेंटिफ़ाई किया आपने? आपने कहा कि हमें टोटल चाहिए, एक एवरेज चाहिए, एक काउंट चाहिए, एक काउंट डिस्टिंक्शन चाहिए, एक काउंट पास चाहिए, एक काउंट फेल चाहिए। देख लेंगे और आपको एक ग्रेड भी चाहिए। देखें भई, ये आपके पास आ गया। सही बेटा? चल, अब हम चलते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करने के लिए अब मैं इसको बिल्कुल इरेज़ करके दोबारा से सॉल्व कर रहा हूँ। मेरी आवाज़ आ रही है ना बेटा? हेलो? यस सर। हुँ, अच्छा भई, अब देखें इसको सॉल्व करना है। अच्छा भई, सॉल्व करते हुए अब हमें कोई वेरिएबल कांस्टेंट अरे हमें डिक्लेयर नहीं करना है। ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है? यहाँ से हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। हमें अपने ज़हन में रखना है कि ये हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं और ये हमने देख लिया है कि प्रोग्रामिंग टेक्निक कौन-कौन सी हैं और ये अच्छा अब डिक्लेरेशन तो है ही नहीं। जब डिक्लेरेशन नहीं होती है तो फिर हम इनिशियलाइज़ेशन से कोड को शुरू करते हैं। इनिशियलाइज़ करते हैं हम टोटल को, इनिशियलाइज़ करते हैं हम काउंट को। तो हमारे पास जो इनिशियलाइज़ेशन है, वो हम करेंगे। तो ये हमने क्या किया इनिशियलाइज़ेशन लिख दिया, तो ये हो गया आपका, ठीक है ना? ये आपका कमेंट हो गया। हमने द याद है हमने कहा था कि असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 3 के लिए आपको कमेंट करना है, आपको मीनिंगफुल आइडेंटिफायर्स यूज़ करने हैं, आपको लॉजिकल ऑर्डर में लिखना है, ठीक है ना? तो और अपने प्रोग्राम को बिल्कुल करेक्ट लिखना है आपको, ठीक है? तो वो आपके 6 मार्क्स के होंगे सब मिलाकर। हो सकता है आपका कोड सही नहीं हो, तो करेक्शन के अगर मार्क्स चले हैं तो बाकी काम तो आपका सही होना चाहिए। तो 9 मार्क्स तो वैसे ही मिल गए आपको और फिर यहाँ से 6 में से जितने मार्क्स आप ले लें। ठीक है भाई? तो अब हमें क्या करना है इनिशियलाइज़ेशन करनी है। तो इनिशियलाइज़ करेंगे हम टोटल को कि टोटल जो है ये 0 है, ठीक है? फिर इनिशियलाइज़ करेंगे हम काउंट डिस्टिंक्शन को, काउंट मेरिट को, काउंट पास को और काउंट फेल को। ठीक है बच्चों? ये हमने इनको इनिशियलाइज़ कर दिया। सही? अच्छा अब हमें क्या करना है कि जो सबसे पहला काम क्या करना है कि हमें हर स्टूडेंट का ग्रेड कैलकुलेट करना है। सही? 30 स्टूडेंट हैं, तो हमें लूप चाहिए होगा। ठीक है? तो हमने क्या लिखा फॉर काउंट, काउंट ले लें, इंडेक्स ले लें, इंडेक्स ज़्यादा बेटर होता है फॉर इंडेक्स इज़ क्योंकि अरे में रखा हुआ है ना डेटा, उसके लिए इंडेक्स का वर्ड ज़्यादा बेटर रहता है। फॉर इंडेक्स इज़ इक्वल्स टू 1 टू 30 इसको कमेंट कर दें। ठीक है? सर 30 से कमेंट करना ज़रूरी होगा? हाँ, यही तो बात की थी हमने। हमने क्या कहा था असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 3 के अंदर क्या बोल रहा है ये? कि अगर आपका प्रोग्राम रेलेवेंट कमेंट नहीं होंगे तो 6 में से 1 या 2 मार्क मिलेंगे। और आपका कमेंट फुली आपका प्रोग्राम फुली कमेंटेड होगा
तो आपको 5 to 6 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, खाली कमेंट की बात नहीं हो रही है, और 4 क्राइटेरिया हमारे पास। ठीक है, कि आपके आइडेंटिफायर जो है वो मीनिंगफुल हैं, आपका प्रोग्राम लॉजिकल ऑर्डर के अंदर है, आपका सॉल्यूशन एक्यूरेट है, और सारी रिक्वायरमेंट जो हमने कहा, हमने अभी 3 रिक्वायरमेंट देखी ना, हमने कहा R1 R2 R3, ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही हो, लॉजिकल ऑर्डर में है, फुली कमेंटेड है, तब आपको 5 to 6 मार्क्स मिलेंगे। हमने कहा था कि हमारे 15 मार्क के क्वेश्चन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक 9 मार्क का पार्ट है और एक 6 मार्क का पार्ट है। 9 मार्क का है, उसको हम कहते हैं असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2। उसके अंदर हमें ये चीजें पूरी करनी है कि हम क्या करें, आइडेंटिफाई करें कि प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट कौन से यूज हो रहे हैं और डेटा स्ट्रक्चर्स कौन कौन सी हैं। ठीक ओके। है, ये 9 मार्क हो गया आपका। ठीक है, और फिर बाकी जो आपके पास 6 मार्क्स हैं, उसके लिए कमेंट्स हैं, उसके लिए लॉजिकल ऑर्डर है, इसके लिए मीनिंगफुल आइडेंटिफायर है, और इसके लिए एक्यूरेसी ऑफ सॉल्यूशन। ये सब मिलकर 6 मार्क्स बनाएंगे। अच्छा, भी तो हमने क्या कर दिया, फॉर इंडेक्स इज इक्वल टू 1 to 30 कर दिया। अब हम सबसे पहले तो स्टूडेंट का ग्रेड कैलकुलेट करते हैं, उसके मार्क्स निकाल लेते हैं। तो अब हमारे पास ये स्टूडेंट है 1 से 30 तक, तो हम क्या कहते हैं कि हम ग्रेड कैलकुलेट करते हैं। ग्रेड कैलकुलेट करने के हम कहते हैं केस ऑफ मार्क्स। मार्क्स की बेस पे ग्रेड कैलकुलेट कर रहे हैं ना, और मार्क्स एक एरे है, तो एरे के अंदर हमने इंडेक्स लिख दिया। सही। अब क्या है, क्या क्राइटेरिया है ग्रेड का, ये देखना है यहाँ पर। कहते हैं 70 या से ज्यादा होंगे तो डिस्टिंक्शन। तो आपने कहा ग्रेटर देन इक्वल टू 70, तो ग्रेड क्या हो गया भाई आपका, डिस्टिंक्शन। सही। और दूसरी बात क्या हुई भाई, आपको निकालना है काउंट डिस्टिंक्शन। तो आपने कहा काउंट डिस्टिंक्शन इज इक्वल टू काउंट डिस्टिंक्शन +1। फिर अगर ग्रेड जो है आपका, मार्क्स आपके 55 से ज्यादा हैं और 40 से ज्यादा है, मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 55, तो ग्रेड हो गया आपका मेरिट और और काउंट मेरिट इक्वल्स टू काउंट मेरिट +1। सही बेटा। फिर उसके बाद हमने क्या कहा, हम्म, अगर आपके मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 हैं, तो ग्रेड हो गया आपका पास, और काउंट पास इज इक्वल्स टू काउंट पास +1। और अगर ग्रेड जो है अदरवाइज, इसके अलावा अगर मार्क्स हुए यानी 40 से कम हुए, तो आप क्या कहेंगे कि ग्रेड जो है वो क्या हो गया आपका, फेल, और काउंट फेल इज इक्वल टू काउंट फेल +1। एंड केस। ठीक है भाई, ये हो गया, आप देख लें। तो ये क्या किया आपने, यहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, फाइंड ग्रेड्स। सही भाई। अब देखें, इसमें से आपने ग्रेड कैलकुलेट कर लिया है। अब आपको क्या करना है, हर स्टूडेंट का नाम और उसके मार्क्स और उसका ग्रेड आउटपुट देना है। सही। तब यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, इसी लूप के अंदर आप लिखेंगे, अच्छा, आउटपुट नेम ऑफ स्टूडेंट
क्या है भी नेम, क्या है, एरे का नाम क्या है? अच्छा स्टूडेंट मार्क्स है, यहाँ मैंने खाली वो लिखा मार्क्स, ये स्टूडेंट मार्क्स। आउटपुट स्टूडेंट नेम इंडेक्स। आउटपुट मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट मार्क्स। आउटपुट ग्रेड ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, अब देखें, हो गई रिक्वायरमेंट पूरी। आपने इटरेशन भी कर लिया, आपने सिलेक्शन भी कर दिया और आपने आउटपुट भी दे दिया। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट एंड आउटपुट टोटल। तो पहले आप क्या करेंगे, लूप को टर्मिनेट करेंगे। नेक्स्ट इंडेक्स। अब आपको टोटल, इस पूरे इसका लूप चलता रहेगा। टोटलिंग कर लिया आपने, टोटल लगाया आपने? नहीं लगाया, देखें भूल गया मैं। अच्छा भी आपको टोटल करना है, तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस स्टूडेंट मार्क इंडेक्स। सही, ये हो गया अभी आपका। अच्छा ये टोटल भी निकाल लिया, अब आपको एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये कहेंगे कि एवरेज इक्वल्स टू टोटल डिवाइड बाय 30। एवरेज कैलकुलेशन से ये हमने निकाल लिया। सही भाई, एवरेज भी आ गया। अब क्या कह रहा है, आउटपुट द नंबर ऑफ डिस्टिंक्शन, तो आपको एवरेज आउटपुट भी देना है, टोटल भी देना है। तो आपने यहाँ लिखा आउटपुट टोटल मार्क्स ऑफ द क्लास आउटपुट एवरेज मार्क्स ऑफ क्लास। हो गया भाई। अब आपको ये आउटपुट देना है कि कितने डिस्टिंक्शन है, कितने मेरिट हैं, कितने पास हैं। तो आपने क्या कहा, आपने कहा आउटपुट टोटल स्टूडेंट्स विद डिस्टिंक्शन। काउंट डिस्टिंक्शन। आउटपुट टोटल स्टूडेंट्स विद मेरिट। काउंट मेरिट। ठीक है, आउटपुट टोटल स्टूडेंट्स विद पास। काउंट पास। आउटपुट टोटल स्टूडेंट्स
ठीक है, यहाँ पर आपने क्या कर दिया, देखिए भाई, ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब आप दोबारा यहाँ पर आकर देखेंगे कि मैंने ये काम कर लिए हैं, आउटपुट दे दिया भाई हमने। हाँ, आउटपुट दे दिया। तो हमने क्या किया, आउटपुट पे टिक लगा दिया। अच्छा, सिलेक्शन ले ली हमने, केस सिलेक्शन ली हमने, इस पे भी हमने क्या कर दिया, टिक लगा दिया। फॉर का लूप लगाया हमने, काउंटिंग कर ली हमने, काउंट डिस्टिंक्शन, काउंट मेरिट, काउंट पास, काउंट फेल, टोटलिंग कर ली हमने, टोटल और एवरेज। हाईएस्ट लोएस्ट तो था नहीं इसमें, सर्चिंग भी नहीं थी, बबल सॉर्ट भी नहीं था। डेटा स्ट्रक्चर हमने यूज कर लिया, टोटल का लिया, एवरेज का लिया, काउंट का लिया, काउंट के बजाय हमने इंडेक्स ले लिया, काउंट डिस्टिंक्शन, काउंट मेरिट, काउंट पास, काउंट फेल, ये हो गया। देखें भाई, ये है आपके पास सॉल्यूशन। हेलो बच्चों, अब इस सॉल्यूशन के अंदर आपको ये बताना है, ये देखना है कि क्या ये सॉल्यूशन सारी रिक्वायरमेंट को इसे पूरा कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसकी पिक्चर ले अपने पास सामने रखें, इन रिक्वायरमेंट्स की, और फिर इस सिलेक्शन में देखें कि क्या हमने ये ले ली बेटा पिक्चर। अच्छा, अब यहाँ पर आके चलो मैं भी पिक्चर लेके सामने रख देता हूँ ताकि आपको इजी हो जाए वर्किंग करना। ठीक, अब हमने यहाँ पे मैंने पिक्चर, अब आपको देखना है कि ये रिक्वायरमेंट पूरी हुई नहीं हुई। फाइंड द ग्रेड ऑफ ईच स्टूडेंट, आउटपुट इज स्टूडेंट नेम एंड ग्रेड, आउटपुट स्टूडेंट नेम, हाँ भाई ये भी हो गया, और फाइंड भी कर लिया आपने केस सिलेक्शन के थ्रू। सही, फिर कैलकुलेट एंड आउटपुट टोटल एंड एवरेज, ये आपने टोटल निकाल लिया, ये एवरेज निकाल लिया, और ये आपने एवरेज और टोटल को आउटपुट दे दिया। हो गया भाई, रिक्वायरमेंट नंबर 2 भी हो गई। कैलकुलेट एंड आउटपुट नंबर ऑफ डिस्टिंक्शन मेरिट पास फेल, तो ये देखें, ये हमने काउंट डी, काउंट मेरिट, काउंट पास, काउंट फेल किया, और ये हमने इनको आउटपुट भी दे दिया। तो ये हमने ज्वारी रिक्वायरमेंट में पूरी कर दी। देखें भाई, हाँ बच्चों, देखें से, हेलो, हेलो, Yes, sir. देखें बेटा, हाँ भाई, ये बिल्कुल सिंप्लीफाइड था। अब इसके बाद एक कॉम्प्लिकेटेड भी होगा, वो भी हम करेंगे। अच्छा, पेपर 2 के अंदर लॉजिक गेट्स भी मैंने करवा दिया है ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी आप बोलेंगे तो मैं उसको रिवाइज करवा दूंगा। डेटाबेस भी मुझे करवाना है, तो वो भी हमें करना है, पहले आप इसे देख लें।
तो पेपर 2 के अंदर ये 15 मार्क का जो क्वेश्चन है सिनेरियो बेस्ड, देखने में लगता है कि बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, इसमें मार्क्स कैसे मिलेंगे, हम क्या करेंगे? लेकिन अगर ये छोटी-सी वर्कशीट वर्किंग कर लें आप, तो फिर आपको मार्क्स मिलना आसान है कि आप जो है रिक्वायरमेंट देख लें, रिक्वायरमेंट 1, रिक्वायरमेंट 2, रिक्वायरमेंट 3, और ये आम तौर पर ये देखें इसमें लिखा हुआ भी है, राइट अ प्रोग्राम दैट मीट्स द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। हर सिनेरियो के अंदर ये सेंटेंस ज़रूर मिलेगा, यानी आपको रिक्वायरमेंट का क्या है वो क्लियरली मेंशन करेगा। बस आप उसको नाम दे देना R1, R2, R3 और फिर वहाँ देख लेना। यहाँ पे रिक्वायरमेंट नंबर 1 हमने पूरी की नहीं की, 2 की नहीं की, 3 की नहीं की। फिर आपको ये प्रोग्रामिंग टेक्निक्स आपको देखनी है, इनपुट, आउटपुट, सिलेक्शन, लूप, काउंटिंग, टोटलिंग, हाईएस्ट, लोएस्ट, सर्चिंग, सॉर्टिंग। ये आपकी प्रोग्रामिंग टेक्निक्स है। और फिर आपको डेटा स्ट्रक्चर देखना है, वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, अरेज। ये काम कर लिया आपने, तो आपका असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2 हो गया। और फिर असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 3 के लिए भी हमने किया था। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 3 के लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए जो काम करते हैं वो क्या है हमारे, कि हमने कमेंट किया हो, सही। पहला काम तो ये कि हमने फुली कमेंटेड कर दिया, कमेंट्स लिखे हमने। फिर हमने देखा लॉजिकल ऑर्डर में है या नहीं है, मीनिंगफुल आइडेंटिफायर्स हैं या नहीं है, ठीक है। फिर हमने देखा कि एक सॉल्यूशन जो है एक्यूरेसी एक्यूरेसी है या नहीं, सही। ये जो है आपका असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2 जो है, ये है असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2 जो है, ये आपका है AO2 जो है, ये है 9 मार्क्स के लिए। और असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 3 जो है वो आपका 6 मार्क्स के, सही। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2 आपका 9 मार्क्स के लिए है, और असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 3 जो है आपका 6 मार्क्स के लिए। ये चीजें आपको करनी है कि आपने कमेंट्स लिखे हैं, लॉजिकल ऑर्डर में है। बस आपको साइड पे जो है थोड़ा सा ये वर्किंग करनी पड़ेगी। ब्लैंक पेज के ऊपर वर्किंग कर सकते हैं, लेकिन जब वर्किंग कर लें, और वो वर्किंग बेसिकली आप उसको, ये तो आपके अपने लिए है ना, आपको ये एसेस थोड़ी करवाना है उस वर्किंग को। तो जब आप कर लें, अपना काम हो जाए, तो वर्किंग को क्रॉस कर दें, ताकि एग्जामिनर उसको ना पढ़े, क्योंकि वो आपके लिए थी, एग्जामिनर के लिए थी भी नहीं। देखिए बेटा, कोई चीज ऐसी जो आपको समझ में नहीं आ रही तो पूछ लें। हेलो। सर सब समझ आ गया। सही है ना? तो आप कोशिश ये करनी है कि एक दो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करें, ठीक है ना? एक दो सिनेरियो बेस्ड खुद अटेम्प्ट करें, देखें आपसे कितना होता है। अर्ली जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है ना, स्पेसिमेन पेपर वाले कर लें, उनको अटेम्प्ट करें, उनकी मार्किंग स्कीम पर देखें, और मार्किंग स्कीम में किस तरह का किया हुआ है, इसको देखें। बस आपको काम ये करना है, ये आपको साइड में लिखना है, जहाँ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है वहां पर साइड में ये लिखना है। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2 की प्रोग्रामिंग टेक्निक्स आपको लिखनी है, ये प्रोग्रामिंग टेक्निक कौन कौन सी चाहिए। इनपुट है, आउटपुट है, सिलेक्शन है, रेपिटेशन है, काउंटिंग है, टोटलिंग है, हाईएस्ट है, लोएस्ट है, सर्चिंग, सॉर्टिंग। फिर डेटा स्ट्रक्चर्स के नाम लिखने हैं वहाँ पर। और फिर असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 3 में कमेंट है, लॉजिकल ऑर्डर है, मीनिंगफुल आइडेंटिफायर, एक्यूरेसी है। ये आप करके उसके हिसाब से। अब लॉजिकल ऑर्डर क्या होता है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इनपुट तो इसमें है ही,
तो प्रोसेस और आउटपुट ही इसका लॉजिकल ऑर्डर होगा। इनिशियलाइजेशन ये कि आप शुरू में लिखोगे, तो इनिशियलाइजेशन से स्टार्ट करना आप, फिर जहाँ लूप की जरूरत है वहाँ लूप इस्तेमाल करना, जहाँ इफ की जरूरत है वहाँ इफ, जहाँ केस की जरूरत है वहाँ केस, फिर आउटपुट है। और ये हो गया तो आपका 3 मार्क का क्वेश्चन हो गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।